Good morning, students. Welcome back. Today we are going to discuss the cumulative distribution function and probability density function. तो कल हमने probability theory की बात की, random variable की बात की, probability functions की भी बात की। जो probability normal probability होती है जब तक हम calculate करते आए हैं numericals में, उसको हम probability function भी कहते हैं। तो हमने probability function भी calculate किया था कल, example लेके हमने देखा था, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था कि जब हम रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो दो क्लासिफिकेशन है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आर दोस वेरिएबल which has a countable number of events, clear, and continuous random variable are those which have an infinite number of values in a finite time interval। जैसे आपका कोई कंटिन्यूअस डेटा है, कोई कंटिन्यूअस सिग्नल है, उसमें किसी दो टाइम इंटरवल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, तो उसकी एनालिसिस हम करते हैं किसी और तरीके से। और जो आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसकी एनालिसिस हम करते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे अभी तक हम करते हैं। जैसे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, डाइस थ्रो करना, या कार्ड में से जो आपके 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से किसी एक कार्ड को ड्रॉ करना, इंसर्ट करना, या फिर हेड एंड टेल कॉइन करना। इस तरीके जितने भी मैथमेटिक्स में अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है वो सारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को लेके ही हमने कहा कि वहाँ सारे के सारे इवेंट आपके काउंटेबल इन नेचर। हाँ, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वहाँ पे काउंटेबल नंबर ऑफ इवेंट्स की प्रॉब्लम्स कम दिखेंगी। वहाँ पे ज्यादातर हमें वो प्रॉब्लम्स दिखेंगी जो कंटिन्यूअस इन नेचर है। क्योंकि पता है आपको कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इसमें डेटा, जो ओरिजिनल डेटा है, जो फिजिकल डेटा है, वो आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, नॉइज आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो उन सब की एनालिसिस के लिए हमें कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और उसके लिए जो दो पैरामीटर्स हैं आपके, सीडीएफ और पीडीएफ। सीडीएफ स्टैंड फॉर कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड पीडीएफ स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। वो दोनों चीजें हमें आज देखनी। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, सीडीएफ और पीडीएफ में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इस पे हम क्वेश्चंस भी आज डिस्कस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो उन क्वेश्चंस को ध्यान से हमें समझना है, देखना है। और बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एक बार आप समझ लेंगे चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। तो पहले देखते हैं सीडीएफ क्या है। पहली चीज है कि नॉमेनक्लेचर पे ध्यान दीजिए, नाम लिखा हुआ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या हुआ? हम किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट है, उन सभी नंबर ऑफ इवेंट की कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बात कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो आपका वन, सपोज करिए आपने डाइस थ्रो किया, आपका 1 2 3 4 5 6 आया। तो जब थ्रो करने के बाद आपका आया, तो 1 की प्रोबेबिलिटी कुछ थी, 2 की प्रोबेबिलिटी कुछ और थी, 3 की प्रोबेबिलिटी कुछ और थी। तो उनका कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी थी ये पूछा जा रहा है आपसे। तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सीडीएफ, दैट इज द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, इसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। किस तरीके से प्रोबेबिलिटी आपकी डिस्ट्रीब्यूट की गई, क्योंकि आपको पता है जितने भी इवेंट्स जनरेट होंगे, चाहे वो आपके डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूअस, तो सारे के सारे इवेंट्स का जो फाइनल प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो तो 1 ही होने वाला है। वो ट्रुथ है प्रोबेबिलिटी के लिए कि सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होने वाला है। तो जितने भी नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होने वाली। तो क्वेश्चन ये है कि सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का आपने डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया? क्या उसके लिए कोई कंडीशन थी कि आपने किसी की भी प्रोबेबिलिटी कैसे भी असाइन कर दी, या कोई किसी की कंडीशन पर डिपेंड कर रहा? तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इन दोनों के बीच में रिलेशन की फिलहाल आगे चलते हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं सीडीएफ क्या है। सीडीएफ मींस कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है, द सीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। यानी हम सपोज करिए कि कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट में ढेर सारी वैल्यूज आ रही थी और ढेर सारे आउटपुट्स आ रहे थे। तो उन सभी आउटपुट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स ले लिया है। मैंने कहा था ना आपको कि रैंडम वेरिएबल को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। तो हमने कैपिटल एक्स ले लिया है। स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। द सीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स मे बी डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी that a random variable capital X takes a value less than or equal to small x। समझिएगा अब यहाँ पर मैं एग्जांपल समझाऊंगा, आपको फट से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल सपोज करिए, जैसे मैंने आपको बताया डाइस आपने थ्रो किया। तो डाइस आपने थ्रो किया तो वैल्यूज क्या आ सकती थी? 1 2 3 4 5 6। सपोज करिए वो आपसे पूछता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 1। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या कैलकुलेट करके देगा? वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके देगा 1 आने की। तो आपने कैलकुलेट करके बताया सर 1 आने की प्रोबेबिलिटी ये थी, ठीक है। फिर उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2। तो आपने 2 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं। अब वो उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि 1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या थी। उसको इंटरेस्ट इसमें है कि 3
तक कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या था, यानी प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तक कैसा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कहेंगे कि सर अगर 3 तक आपको प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो 1 पे जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी उसको ले लीजिए, 2 पे जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी उसको ले लीजिए, 3 पे जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी उसको ले लीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए। अगर आप तीनों को ऐड कर देंगे तो अब आपको पता चलेगा कि 3 तक उस प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है। मैं नहीं कहता हूँ 3 तक 1 हो जाएगा, 1 कैसे होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स तो 6 थे। आपसे उसके पूछा गया 3 तक प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, तो आपने क्या किया, 1 की प्रोबेबिलिटी निकाली, 2 की प्रोबेबिलिटी निकाली, 3 की प्रोबेबिलिटी निकाली, तीनों को उठा के आपने ऐड कर दिया। दैट विल प्रोवाइड यू द CDF कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अप टू दैट वैल्यू स्मॉल x। 3 क्या है, स्मॉल x। यही स्टेटमेंट वो कह रहा है। फिर से स्टेटमेंट पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिएगा। The CDF of a random variable capital X may be defined as the probability that a random variable capital X takes a value less than or equal to small x। यहाँ small x क्या हो गया, वो 3 हो गया। वो पूछ रहा है 3 या 3 से कम आने की प्रोबेबिलिटी बताइए आप। तो 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दीजिए, वो तीनों की तीनों प्रोबेबिलिटी ऐड होकर क्या हो जाएगी, आपकी CDF हो जाएगी। दैट इज कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो उसी को उन्होंने एक नॉमेनक्लेचर दे दिया है, एक टर्म से डिफाइन किया, उस टर्म को यहाँ पर कह रहे हैं ये CDF। तो क्या कह रहा है, लेट अस कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 3। दैट इज प्रोबेबिलिटी। आपसे पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। इसको हम क्या कहते हैं, CDF कहते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। CDF का रिप्रेजेंटेशन और PDF का रिप्रेजेंटेशन बहुत क्लोज होता है। इन दोनों के रिप्रेजेंटेशन में ध्यान दीजिएगा। CDF को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F, सबस्क्रिप्ट में कैपिटल X जो रैंडम वेरिएबल है आपका, ब्रैकेट में स्मॉल x। ठीक है। तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं कैपिटल F, सबस्क्रिप्ट में कैपिटल X, ब्रैकेट में स्मॉल x। दिस इज द CDF। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है वेयर F capital X bracket में small x is called cumulative distribution function of a random variable capital X. It is also called the probability distribution function। क्योंकि ये क्या बता रहा है, एक्चुअली में ये यही तो बता रहा है कि probability का distribution उस particular value तक कितना हुआ है। That's why it is called the probability distribution function or simply distribution function। Clear? कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं cumulative distribution function की, क्या प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। Property first. The commutative distribution function is always lie between 0 and 1। जाहिर सी बात है, CDF क्या था, प्रोबेबिलिटी तो था। और प्रोबेबिलिटी की आपको प्रॉपर्टी पता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में। तो जो प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी के लिए ट्रू है वही CDF के लिए भी ट्रू होगी। सेकंड प्रॉपर्टी, CDF of minus infinite equal to 0 and CDF of plus infinite equal to 1। बहुत सीधी सी बात है। CDF क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है अप टू दैट इवेंट। सपोज करिए कोई आपका इवेंट एग्जिस्ट कर रहा है माइनस इनफाइनाइट तो प्लस इनफाइनाइट के बीच में। क्लियर? माइनस इनफाइनाइट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एग्जिस्ट कर रही है इस पूरे वर्ल्ड में। माइनस इनफाइनाइट से छोटी कोई वैल्यू नहीं। आपसे पूछा गया है कि माइनस इनफाइनाइट या उससे कम की वैल्यू का प्रोबेबिलिटी CDF कैलकुलेट करें। एक तो माइनस इनफाइनाइट सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, उससे कम कुछ हो नहीं सकता। तो उसके पीछे जितने भी प्रोबेबिलिटी होगी वो सारी की सारी क्या रही होगी, 0 रही होगी। तो उन सारी प्रोबेबिलिटी का सम माइनस इनफाइनाइट तक क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। उससे पीछे कोई वैल्यू है ही नहीं। यही कहा इन्होंने यहाँ पर कि द CDF ऑफ माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू 0। क्यों? फॉर द फर्स्ट केस x, if x is equal to minus infinite, infinite means it is no possible event exist। माइनस इनफाइनाइट से नीचे कौन सा इवेंट होता है, कोई नहीं इवेंट होता है। जो भी इवेंट होगा माइनस इनफाइनाइट के ऊपर होगा, और मैक्सिमम कितना जा सकता है, प्लस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट से आगे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझसे पूछा जाए कि फाइंड द CDF फॉर प्लस इनफाइनाइट एट अप टू प्लस इनफाइनाइट, तो कितना होगा CDF की वैल्यू, 1 होगी। क्योंकि जितनी भी वैल्यूज होगी प्लस इनफाइनाइट से पीछे तो होगी। प्लस इनफाइनाइट से आगे कुछ भी नहीं होना है। तो प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी पीछे की वैल्यूज हैं, उन सारी की सारी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी का सम कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। प्लस इनफाइनाइट के आगे कुछ और है नहीं। तो प्लस इनफाइनाइट तक सारी प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो सब ऐड होगा और फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1 हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सी बात उन्होंने यहाँ पे कही है कि when x is equal to minus infinite, it means no possible event occur। It means the CDF of minus infinite will be 0। And when
यहाँ पे लिखा है ड्यू टू दिस फैक्ट द प्रोबेबिलिटी दैट x is less than equal to minus infinite is equal to 0 for second case when x is equal to infinite positive infinite means probability that capital X is less than infinite, जाहिर सी बात है प्लस infinite से पीछे ही सारी के सारे इवेंट्स होंगे, तो सारी के सारे प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? Since probability that capital X is less than equal to infinite includes probability of all possible events, जितने possible events होंगे plus infinite के पीछे ही होंगे, all possible events and the probability of certain event is 1, therefore the CDF of plus infinite equal to, clear है कि नहीं clear? वो सिंपल सी बात है. प्रॉपर्टी थर्ड देखते हैं. थर्ड इन्होंने कहा the CDF of x1 is less than the CDF of x1 is less than equal to CDF of x2 if x1 is less than equal to x. समझिएगा बात को. डाइस थ्रो किया गया. मैंने पूछा है कि 1 2 3 4 5 6 आउटपुट आ रहे हैं, 2 या 2 से कम आने की CDF कैलकुलेट करिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 तक के लिए फाइंड करिए. तो आपने 1 की प्रोबेबिलिटी निकाली, 2 की प्रोबेबिलिटी निकाली, दोनों को ऐड कर दिया, आपने कहा सर 2 तक की CDF ये है. फिर मैंने पूछा 3 तक का CDF निकालिए, आपने 1 का निकाला, 2 का निकाला, 3 का निकाला, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के तीनों को ऐड कर दिया, 3 तक का ये. तो ये बताइए 2 तक CDF ज्यादा था, 2 का CDF ज्यादा था कि 3 का था? सर 3 का ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि 3 का जब आप CDF निकाल रहे थे उसमें 1 2 के अलावा 3 भी तो ऐड हुआ और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती. तो यही वो स्टेटमेंट है. प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि इफ x1 is less than x2, if 2 is less than 3, then CDF of 2 must be less than CDF of 3. मुझसे 4 का पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है 4 का CDF 3 के CDF से ज्यादा होगा, क्योंकि 4 के CDF में 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी प्लस 4 की प्रोबेबिलिटी भी ऐड हो जाए. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये एक बहुत सिंपल सी प्रोबेबिलिटी. द CDF of x1 is always less than equal to CDF of x2 if x1 is less than equal to x2. Why? Because probability is a positive quantity. हर बार जब भी हम आगे की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे या CDF निकालेंगे, वैल्यू एड अप ही होगी, कोई उसमें डिक्रीमेंट नहीं होने वाला है, नेगेटिव नहीं होती वैल्यू प्रोबेबिलिटी की, पॉजिटिव होती है. ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी थी CDF की. तो बहुत सिंपल प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी देखी CDF की. अब आगे हम चलते हैं कि द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. अभी तक हम जो भी रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं सारी के सारे डिस्क्रीट थे. तो किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हम CDF कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया इस तरीके से कि अगर आपको किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए CDF कैलकुलेट करना है तो जिस वैल्यू तक पूछा उस वैल्यू तक के पीछे की सारी प्रोबेबिलिटी को उठा के क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए. उसी चीज को उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट और इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है. देख लेते हैं क्या कह रहे हैं. इफ कैपिटल X is discrete random variable then its value can take values as x1 x2 x3 x4 up to xn. यानी उसके पास इतने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं. एक रैंडम वेरिएबल x है, उसके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हमने, उसके इतने आउटकम आ सकते थे जिस आउटकम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x1 x2 x3 x4 up to xn. This means that small x may be expressed in term sorry this means that capital X, यहाँ capital X होगा, may be expressed in term of x1 x2 x2 x. क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब CDF की बात करते हैं. देखिए हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो x1 से लेके xn के बीच में ही लाई कर रहा है. x1 से पीछे कुछ नहीं है, x1 के आगे कुछ नहीं है, जो कुछ है वो x1 से लेके xn के बीच में. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हम उसी चीज को ध्यान में रख के पढ़ेंगे. पहली बात उन्होंने क्या कही, प्रोबेबिलिटी the CDF of the CDF will be 0 for range of minus infinite to x1. यहाँ पे जो कैपिटल x है, स्मॉल x जहाँ कैपिटल x होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है when capital X lie between minus infinite to x1. अब यहाँ पे समझिएगा, मेरी रेंज है x1 से xn के बीच में. क्या x1 से पीछे कोई इवेंट हो रहा था, कोई आउटपुट आ रहा था? नहीं आ रहा था. तो x1 से पीछे जब कोई आउटकम आ ही नहीं रहा था, आप पूछेंगे सर x1 से पीछे जितने भी इवेंट थे उसकी CDF निकालिए तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा? कहेंगे सर उससे पीछे जब कोई इवेंट ही नहीं था तो उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रही होगी. जब उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रही होगी तो आप उन सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. तो x1 से पीछे जितनी भी पीछे की रेंज है माइनस इनफाइनाइट तक, उन सभी में कोई आउटकम नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, इसलिए उन सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का सम 0 होगा. इसलिए x1 से पीछे तक की CDF की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. ये पहली इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है. सेकंड इक्वेशन चलते हैं. कह रहे हैं द CDF ऑफ x इज इक्वल टू समेशन j इक्वल टू 1 टू n प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू xj. जैसे डाइस थ्रो किया तो j इक्वल टू 1 टू n की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी. तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 4 5 एंड 6. तो 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी, 4 5 6 सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल के क्या करना है?
सम कर देना है, समेशन का साइन लगा हुआ है यहाँ पे, ऐड कर देना है, बहुत सिंपल सी बात है। मेरा रैंडम वेरिएबल कहां से कहां तक लाई कर रहा था सर? मेरा रैंडम वेरिएबल x1 से लेके xn के बीच में लाई कर रहा था। x1 से लेके xn के बीच में आप जितनी भी प्रोबेबिलिटी है सभी को उठा के आप क्या करने वाले हैं? सम करने वाले हैं। किस कंडीशन में? उस रेंज के बीच में। सपोज करिए मुझसे पूछा गया 6 तक का सीडीएफ निकालिए, 6 तक का सीडीएफ निकालना है तो मैं क्या करूंगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट x1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट x2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट x3 अप टू xn, सारी की सारी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, उनको ऐड कर लीजिए, यू विल गेट योर सीडीएफ। अगर मुझसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी अप टू 5, 1 2 3 4 5 सभी की प्रोबेबिलिटी निकालिए, उनको ऐड कर लीजिए, यू विल गेट द सीडीएफ अप टू द 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X लाई बिटवीन xn टू प्लस इंफिनिट। xn ही फाइनल वैल्यू थी जहां तक आउटपुट आ रहा था, xn के आगे कुछ भी है वो x1 से xn के बीच में तो नहीं है। अच्छा, x1 से लेके इनफाइनाइट तक जो कुछ भी होगा, सपोज करिए xn+1 है, तो xn+1 तक का मैं सीडीएफ पूछता हूं आपसे, तो आप क्या कहेंगे? सर अगर आप xn+1 तक का सीडीएफ पूछेंगे तो मैं क्या करूंगा? x1 का निकालूंगा, x2 का निकालूंगा, x3 का निकालूंगा, x4 का निकालूंगा, xn का निकालूंगा और xn+1 का निकालूंगा, सारा का निकाल के ऐड कर लूंगा। xn तक तो मेरा प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होने वाला है? 1, क्योंकि मेरे पास xn तक की थी वैल्यू। और xn+1 की प्रोबेबिलिटी, xn+1 पे तो कोई इवेंट ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो आपने क्या किया? x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 अप टू xn प्लस xn+1। n+1 की तो 0 है, लेकिन xn+1 xn से ज्यादा है, उसके पीछे सारी की सारी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है if your random variable is greater than xn is less than infinite, it means the total probable CDF will be 1, क्योंकि आप xn से ज्यादा चलेंगे, जाहिर सी बात है उसके पीछे की सारी प्रोबेबिलिटी को तो ऐड कर ही रहे हैं आप। जब ऐड कर रहे हैं तो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, उसके आगे आप कुछ भी ऐड करते रहिए, वो तो है ही नहीं ना, वो जीरो है, उसके आगे आप जीरो ऐड कर रहे हैं। xn+1 xn+2 xn+3 सारी की सारी वैल्यूज क्या है आपकी? जीरो है, इसलिए उस फाइनल वैल्यू क्या होगी आपकी? जीरो हो जाएगी। So this is the CDF, the commutative distribution function of a discrete variable at any certain event. ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, CDF of a discrete random variable at any certain event is equal to the summation of the probability of random variable up to that event. क्लियर है? ये स्टेटमेंट था, ये आपकी डेफिनेशन है कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो CDF के ऊपर हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। CDF हमें समझ में आ गया क्या चीज है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से चीजें और क्लियर होती हैं, तो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि in a random experiment, a trial consists of 4 successive tosses of a coin. If we define a random variable x as the number of heads appearing in a trial, determine the probability and CDF. क्लियर है? यानी वो कह रहा है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें हमने कॉइन को टॉस किया, 4 कॉइन को टॉस किया, नंबर ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ये भी हो सकता है कि जब आपने कॉइन को टॉस किया तो सारे के सारे कॉइन के टॉप पर हेड आ जाए, ये भी हो सकता है केवल 3 कॉइन के ही टॉप पर हेड आया हो, ये भी हो सकता है केवल 2 ही कॉइन के टॉप पर हेड आया हो, ये भी हो सकता है केवल एक कॉइन के टॉप पर हेड आया हो, ये हो सकता है कि सारे के सारे टेल आ जाए। तो ये पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं। पॉसिबल नंबर आउटकम्स हम सैंपल स्पेस बताएंगे, सैंपल स्पेस कैलकुलेट करने के बाद हम हर इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम ये प्रोबेबिलिटी बना लेंगे कि एक हेड आ रहा है तो इतने नंबर ऑफ इवेंट्स है, 2 हेड आ रहे हैं तो इतने नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, 3 हेड आ रहे हैं तो इतने नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, 4 हेड आ रहे हैं तो इतने नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, कोई हेड नहीं आ रहा तो ये इवेंट है। हर एक इवेंट की अलग अलग हम प्रोबेबिलिटी निकाल के सम कर लेंगे, यू विल गेट द सीटी। बहुत सिंपल सी बात है, चलिए देखते हैं किस तरीके से किया गया। राइट द सैंपल स्पेस, द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ 16 सैंपल पॉइंट्स एज शोन इन फिगर। जो टी है यहाँ पे टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए पहला केस क्या, जिसमें 4 टी, यानी उन्होंने जब पॉइंट टॉस किए होंगे तो सारे के सारे आपके टॉप क्या आ गए? टेल आ गए, एक भी हेड नहीं है। तो ये पहला केस हो गया, ये वाला जिसमें 4 टीज दिखा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने पूरा का पूरा बना रखा है सैंपल स्पेस को, उन्होंने यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में रख रखा है। देयर इज नो नीड टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ मैट्रिक्स, आप डायरेक्टली सीधे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इन्होंने ऐसा दिखा रखा है। तो ये हो गया आपके जिसमें सारे के सारे टेल आ रहे हैं। तो फिर क्या है, इसमें 3 टेल आ रहे हैं। तो ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं? इसमें 3 टेल हैं, इसमें 3 टेल आ रहे हैं, और इसमें 3 टेल हैं आपके, ठीक है। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसमें आपके तीनों के तीन तीन क्या आ रहे हैं? आपके टेल आ रहे हैं।
नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है आपका? नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिसमें 2 ही हेड आ रहे हो, 2 टेल आ रहे हो। नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिसमें 3 हेड आ रहे हो। फोर्थ पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिसमें 4 हेड आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे मिलके आपके टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। So define and write the random variable. We have defined the random variable capital X as a number of heads appearing in a triangle. Therefore, we can define as a discrete random variable capital X as first condition is there is no head. जैसे पहला है जिसमें सारे के सारे टेल आ रहे हैं। सेकंड वन हेड, इसमें आपके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? इसमें टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके 4। बाकी एक हेड आ रहा है पहले वन में, सेकंड में भी आ जाए, थर्ड में भी आ जाए, फोर्थ में भी आ जाए। 2 हेड आ रहे हैं, 2 हेड के कंडीशन में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 हेड में आपके पास 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। 3 हेड आ रहे हैं, 3 हेड की कंडीशन में अगेन 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 हेड में केवल एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा, चारों के चारों हेड आ जाए, तो टोटल 16 नंबर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। Note now let these 5 possible values of random variable can be denoted as, may be denoted as I is equal to 0, 1, 2, 3, 4. 0 is representing no head, 1 is representing 1 head, 2 is representing 2 head, 3 is representing 3 head, 4 is representing 4 head. So define CDF of discrete random variable. और this is the formula of a CDF to calculate the discrete random variable. मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन हम CDF कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 4 पे चलते हैं। कैलकुलेट द वेरियस प्रोबेबिलिटीज। तो सारे प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करने हैं और सारे प्रोबेबिलिटी का सम कैलकुलेट करना है, तभी हमें सीडीएफ मिलेगा। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या था आपका? एक्स नॉट वो था जब आपका क्या था, कोई भी हेड नहीं आ रहा था, सारे के सारे टेल आ रहे थे। तो ऐसे कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन था? एक था। टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने थे? 16 थे। ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/16। 1/16 रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी दैट नो हेड्स अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द पॉइंट्स। सेकंड, टू कैलकुलेट p इज इक्वल टू x1। x1 इज इक्वल टू मतलब क्या हुआ? ये उस प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें एक ही हेड आ रहा था। तो इसमें कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं? 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं। सो px equal to x1 is the probability that the outcome of the experiment contain only one head. All possible outcome consisting of one head are as 4 possible combination। इसमें 3 हेड एक 3 टेल एक हेड आ जाए, या 2 टेल एक हेड फिर टेल आ जाए, एक टेल एक हेड फिर 2 टेल आ जाए, हेड आ जाए फिर 3 टेल। एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं 4। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/16। 4/16 मींस 1/4। थर्ड केस जिसमें 2 हेड आ रहे हो, तो p x equal to x to the probability that outcome experiment consists of 2 heads। तो ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/16 मींस 3/8। थर्ड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी केवल 3 हेड ही अपीयर हो रहे हैं, तो इस केस में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 4। 4/16 is equal to 1/4। px is equal to 4x equal to 4 मींस केवल सारे के सारे कॉइन के टॉप पर हेड आ जा रहे हैं। ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होती है? केवल एक। इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/16। अब हम CDF कैलकुलेट करते हैं with the head of that formula। पहला कंडीशन क्या है? find the CDF that the no head appear at the top of the point x naught, जिसकी वैल्यू थी x naught क्या था? no head appear at the top of the any point। इस केस में CDF कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? इस केस में CDF आपका 1/16, क्योंकि x naught की वैल्यू क्या थी? 1/16, और x naught से पीछे तो कोई इवेंट था नहीं, तो 1/16 हो गया। सेकंड CDF निकाल रहे हैं कि find the probability that one head is appear at the top of the point। तो आपको पता है कि अगर 1 के लिए निकालेंगे तो x नॉट की वैल्यू भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, कि CDF निकाल रहे हैं। CDF पीछे वाले इवेंट और प्रेजेंट वाले इवेंट दोनों का समेशन होता है। तो x नॉट की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x नॉट निकाला था 1/16, और x1 की आपने क्या निकाली थी? 4/16। तो 1/16 plus 4/16, that is 4/16 is 1/4। 1/16 plus 1/4 is equal to 5/16। थर्ड CDF निकाला, find the CDF that x is equal to x2। x2 means दो हेड अपीयर हो रहे हैं टॉप ऑफ द पॉइंट। 2 हेड अपीयर हो रहे हैं x2, तो इसमें क्या ऐड होगा? अगर CDF ऑफ x2 निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2। x नॉट की वैल्यू थी 1/16, x1 की प्रोबेबिलिटी थी आपकी 1/4, और x3 की प्रोबेबिलिटी थी आपकी 3/8। तीनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द CDF अप टू x2। CDF विल बी 11/16। Third, find the CDF that number of heads appear, the 3 number of heads appear at the top of the point। तो CDF x3 निकालना है, तो probability that x is less than x3, उस केस में किसका किसका सम होगा? उस केस में probability कैलकुलेट करनी होगी x नॉट की, x1 की, x2 की और x3 की। x नॉट की 1/16 थी, x1 की 1/4 थी, x3 की 3/8 थी, x4 की कितनी थी? 1/4 थी। सबको ऐड कर देंगे, you will get 15/16। Find the probability that all 4 heads are appear at the top of the coin। तो इस केस में क्या करेंगे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू CDF। ये CDF कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा आपका? जितने पीछे के प्रोबेबिलिटी सबका सम होगा, आपको पता है सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाता है? यूनिटी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा।
द प्रोबेबिलिटी एंड करस्पॉन्डिंग सीडीएफ आर शोन इन फिगर रिस्पेक्टिवली। तो डायग्राम आप देख लीजिए। तो 1 पे वैल्यू कितनी, जब कोई हेड अपीयर नहीं हो रहा तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/16। 1 हेड अपीयर हो रहा था तो कितनी प्रोबेबिलिटी थी 1/4। 2 हेड अपीयर हो रहे तो प्रोबेबिलिटी 3/8। 3 हेड अपीयर हो तो 1/4। 4 हेड अपीयर हो तो 1/16। और जब हम सीडीएफ कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि जिस भी वैल्यू तक कैलकुलेट करेंगे उसके पीछे की सारी वैल्यू ऐड होगी। तो 0 पे जब हमने सीडीएफ कैलकुलेट किया तो 1/16 ही था। 1 पे जब हमने कैलकुलेट किया तो 1/16 प्लस 1/4 कितना हो गया 5/16। तो देख रहे हैं 1 पे कितना हो जा रहा है आपका 1/16 प्लस 1/4 टोटल बिकम 5/16। फिर 2 पे निकालेंगे हम तो 1/16 प्लस 1/4 प्लस 3/8 टोटल कितना हो गया 11/16 हो गया। फिर उसके बाद 3 पे हम जब निकालेंगे तो 1/16 प्लस 1/4 प्लस 3/8 प्लस 1/4 टोटल बिकम 15/16। 4 पे हम निकालेंगे तो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो आपका सीडीएफ इट इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये सॉरी इंक्रीजिंग फंक्शन। कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है, प्रोबेबिलिटी का सम हो रहा है तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है आपकी इंक्रीज हो रही है। ध्यान से दीजिए जो लेफ्ट में डायग्राम बना है फिगर नंबर ए में, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन का उस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सीडीएफ उस इवेंट तक की प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है वो सीडीएफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राइट साइड में जो फिगर बी बना है वो सीडीएफ बना है, स्टेयर केस अप्रोक्सीमेटेड सीडी की तरह स्ट्रक्चर बनेगा, लगातार इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज द सीडीएफ। इस क्वेश्चन से समझ में आ गया आपको सीडीएफ और पीडीएफ कैसे कैलकुलेट करना। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मैथमेटिकल टर्म में कहा जाए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, the derivative of cumulative distribution function with respect to some dummy variable is known as probability density function. It is generally denoted as or represented by f सबस्क्रिप्ट में कैपिटल एक्स ब्रैकेट में स्मॉल एक्स। ध्यान दीजिएगा जब हम सीडीएफ की बात कर रहे थे तो वहां पर जो आपका एफ था वो कैपिटल एफ था। यहाँ जब हम पीडीएफ की बात करेंगे तो यहाँ एफ क्या हो गया आपका स्मॉल एफ हो गया। बाकी सबस्क्रिप्ट में और ब्रैकेट में चीजें कॉमन है। सबस्क्रिप्ट में कैपिटल एक्स ब्रैकेट में स्मॉल एक्स है। तो अगेन हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, the derivative of cumulative distribution function with respect to some dummy variable is known as probability density function. It is generally denoted by fxx. Mathematically it is represented as pdf is equal to derivative of cdf. आगे स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। probability density function is more convenient representation of a continuous random variable. ये तो मैथमेटिकल टर्म हुआ। कोई हमसे पूछे सिंपली कि व्हाट इज पीडीएफ, पीडीएफ इज जस्ट द डेरिवेटिव ऑफ सीडीएफ, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन कर दीजिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये तो ठीक है, हमने मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने सारी चीजें होंगी। अब बात ये आती है कि पीडीएफ होता क्या है। सबसे बहुत जरूरी चीज ये जान पाना है कि अगर हमसे कोई पूछे पीडीएफ क्या तो हमारे दिमाग में कुछ होना चाहिए, कुछ कंक्रीट होना चाहिए, कुछ स्ट्रांग होना चाहिए जिसे हम बता सके कि पीडीएफ एक्चुअली में है क्या। ये तो फॉर्मूला हो गया ना। अब समझने का प्रयास करिए कि पीडीएफ होता क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है। प्रोबेबिलिटी का जब कंसेप्ट आया था, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या आया था, आपसे कहा गया था कि हम प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ते हैं। हमने कहा कि जब हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट या कोई सिस्टम के एनालिसिस कर रहे हैं, वो सिस्टम के एनालिसिस इतनी रिगरस है, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हम नहीं करना चाहते, हम उस सिस्टम की एक्सपेरिमेंट नहीं, हम उसमें एनालिसिस नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, उसका आउटपुट और देखने के लिए हमने उस एक्सपेरिमेंट को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट कर दिया। जैसे डाइस मैंने कहा कि आप थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो आपने क्या किया कि आपसे पूछा गया कि आप थ्रो करिए ऐसा कि हमेशा आपका 6 आए, ऐसा थ्रो करिए हमेशा आपका 5 आए। आपने कहा नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है, ये इसके इस कैलकुलेशन के लिए जो पैरामीटर चाहिए वो हाईली सेंसिटिव है, पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या किया, उसको एक्सपेरिमेंट को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट किया, आपने थ्रो करते रहे, आपने देखा हर बार, और हर एक इवेंट जो अकर हो रहा था, 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 तो सबकी आपने फ्रीक्वेंसी। तो आपने कहा अप्रोक्सीमेटली ये सब इक्वली लाइकली इवेंट्स है, एक ही तरीके के, तो प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2/6 सॉरी 2 की भी 1/6 है, 3 की, एवरी आउटकम हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6। ठीक है, अब ये तो हो गया उस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात जिसकी आउटपुट काउंटेबल थे। इस एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स थे वो काउंटेबल थी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 6। अब बात करते हैं आपके उस इवेंट की जिसमें जो आपका आउटकम्स है वो जो आउटकम है वो फाइनाइट नहीं है, जैसे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किसी दो फाइनाइट टाइम इंटरवल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। आप कह रहे हैं सर कि मुझे आउटकम ऑब्जर्व करना है, क्या आ रहा है, वो जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वो इटसेल्फ इट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, और उसको मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट किया, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हर बार जो एक इवेंट अकर हुआ तो अगले बार अकर हो ही नहीं हो सकता।
क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेंगे तो हो सकता है एक इवेंट एक ही बार है, दूसरी बार वो अकर ही ना हो, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस हम कैसे चेक करेंगे? हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस किसी इवेंट की तब चेक कर सकते हैं जब वो दोबारा रिपीट हो, पीरियोडिक हो। फ्रीक्वेंसी कब आएगी? जब वो रिपीट कर रहा हो सिग्नल, जब वो सिग्नल की वैल्यूज ही इनफाइनाइट है। आप उसे इनफाइनाइट टाइम्स के लिए रिपीट कर दीजिए एक्सपेरिमेंट, हर बार अलग वैल्यू देगा क्योंकि उसकी इनफाइनाइट वैल्यूज है। वहां पर जहां पे कंटिन्यूअस सिग्नल था वहां पे प्रोबेबिलिटी फेल कर गई, वहां प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट फेल हो गया जहां पर कंटिन्यूअस सिग्नल की बात हो रही थी। अब क्वेश्चन उठा है कि यार अब इस तरीके के सिस्टम की एनालिसिस कैसे की जाए, कैसे पॉसिबल होगा इस तरह के सिस्टम की एनालिसिस? तो उन्होंने वहां पे एक टर्म डेवलप किया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है? आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपके उस पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने की बात नहीं करता। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन उस पर्टिकुलर एरिया में उस इवेंट के अकर होने की बात करता है। समझिए बात को, यहां पर हमने टर्म डेंसिटी ऐड किया। डेंसिटी कब ऐड होगा किसी के साथ? जब हम एरिया की बात करेंगे, जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, तब डेंसिटी अकर होगा। मैं ये नहीं बता सकता कि ये वैल्यूज कब अकर होगी, मैं ये बता सकता हूं कि इस एरिया में ये वैल्यू अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जब हम एरिया प्रोबेबिलिटी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसीलिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमेशा जब भी आप देखेंगे कि किसी ना किसी एरिया के साथ होगा। ये इस तरीके से डिस्क्रीट वैल्यू की तरह नहीं होगा कि इस पॉइंट पर कैलकुलेट करिए पीडीएफ, पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं होता प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पर्टिकुलर रेंज में कैलकुलेट होता है। एक रेंज के अंदर हम बात करते हैं पीडीएफ की, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात नहीं करते हैं। तो उस रेंज के अंदर लाई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्योंकि रेंज इज फाइनाइट बट द वैल्यूज आर इनफाइनाइट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो हम जब भी एरिया की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, तब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करते हैं। इसीलिए यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज मोर कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल rather than discrete random variable. Why? For a discrete random variable we have probability function, but for the continuous random variable the basic concept of probability will fail. In that case we have to use probability density function to represent the output of continuous random variable. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पीडीएफ इज ऑलवेज अ नॉन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। जाहिर सी बात है, पीडीएफ है क्या? एक्चुअली में कोई भी बात कर लो, पीडीएफ है तो प्रोबेबिलिटी ही ना। और प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है, जाहिर सी बात है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज ऑलवेज अ नॉन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, रिटन हियर। प्रॉपर्टी 2, द एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। जाहिर सी बात है, समझिएगा। अभी जब तक हम पीडीएफ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे? जितने भी आउटकम्स आ रहे थे, सारे के सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का सब क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर पीडीएफ, जब हम पीडीएफ की बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया पीडीएफ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं निकलता। पीडीएफ किस में निकलेगा? एरिया में निकलेगा। आपका आउटपुट इस एरिया से बाहर नहीं आने वाला है, इस एरिया के अंदर ही है। तो उस पूरे एरिया के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उन सभी का पीडीएफ आप निकाल के ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। वही कह रहा है, the area under the PDF curve is always equal to unity. Mathematically, it can be written as or stated as integration minus infinite to plus infinite PDF dx is equal to 1. यानी जो PDF है उस पूरे एरिया के अंदर आप PDF की वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा बनाने वाली, क्योंकि है तो वो प्रोबेबिलिटी ही। ठीक है, यहाँ उन्होंने प्रूफ भी किया है, वो सिंपल तरीका है। आपको पता है, मैंने बताया कि पीडीएफ इज द डेरिवेटिव ऑफ सीडीएफ। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, लेफ्ट साइड में पीडीएफ रखा है, राइट साइड में उसकी वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ सीडीएफ रखा है। इन्होंने लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन लगाया माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, राइट साइड में भी इंटीग्रेशन लगाया माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन था, इंटीग्रेशन था, एक दूसरे को चेकआउट कर देंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी? CDF ऑफ इनफाइनाइट माइनस CDF ऑफ माइनस इनफाइनाइट। CDF ऑफ इनफाइनाइट कितना होता है अभी बताओ? ऊपर प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था, CDF ऑफ इनफाइनाइट इज 1, CDF of minus infinite is 0. 1 minus 0 is equal to 1. So the probability that the area under the curve of PDF is always equal to unit. थर्ड प्रॉपर्टी, जिस तरीके से हम पीडीएफ निकालने के लिए सीडीएफ को डिफरेंशिएट करते हैं, उसी तरीके से अगर हमें पीडीएफ की वैल्यू पता है तो सीडीएफ निकालने के लिए हम पीडीएफ को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। डिफरेंशिएशन इज इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन। पीडीएफ के लिए हम सीडीएफ को डिफरेंशिएट करते हैं, सीडीएफ के लिए हम पीडीएफ को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो सीडीएफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू एक्स पीडीएफ डीएक्स। यहाँ पे भी उन्होंने उस चीज को प्रूफ किया है। PDF is given by this one. Now put the limit, put the integration left hand side. So that's why on the right hand side. So I put the value, differentiation integration will check out.
So the final value will be the CDF of x minus CDF of minus infinite. CDF of minus infinite is equal to 0. CDF of x is equal to integration of PDF. So it is a simple derivation. आप देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या derivation हो रहा है. आपके पास पता है PDF is the derivative of the CDF. Put the integration sign both sides with the limit. Now on the right hand side, integration and differentiation will check out to each other. Put the limit in the given values. You will get the CDF of x minus CDF of infinite. CDF of minus infinite is equal to 0. So CDF of x is equal to integration minus infinite to x of PDF. Property 4. Probability of the event that capital X lie between x1 and x2 is simply given by the area under the PDF curve in that range. आपसे पूछा क्या x1 से x2 के बीच में लाई करने की PDF क्या होगा? क्योंकि अभी हम यहाँ वैल्यू की नहीं बात कर रहे हैं. जैसे हम CDF में क्या करते थे, हम कहते थे 2 से कम होने का CDF क्या है, तो 1 2 3 1 और 2 को ऐड करते हैं. 3 से पूछा तो 1 2 3 को ऐड करते हैं. यहाँ पर क्या हम एरिया की बात कर रहे हैं. क्या पूछ रहे हैं? Probability of the event that capital X lie between x1 and x2 is simply given by the area under the PDF curve in the range x1 to x2. So probability that capital X lie between x1 and x2 is given by the integration x1 to x2 PDF dx. तो जो भी आपका PDF कर्व है, PDF का ग्राफ है x1 से x2 के बीच में, उसकी वैल्यू आप निकाल दीजिए, उसका एरिया आप निकाल दीजिए, वही प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल X की x1 और x2 के बीच में लाई करने. क्लियर कि नहीं क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द PDF. तो ये लेक्चर काफी बड़ा हो गया है. इस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स हम कल डिस्कस करेंगे. आज के लिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं. कल 4-5 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे CDF और PDF को लेके. उसके बाद PDF और CDF की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी. फिर आगे आपको कोई डाउट नहीं होना है कि PDF और CDF कैसे. आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू फॉर टुडे.